का टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में हार्दिक स्वागत है। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो ये एक जन जागरूकता पहल है। इसका मकसद ही है कि हम जान सकें कि अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रख सके। आज की बातचीत में हम विशेषज्ञ डॉक्टर से जानेंगे कि हृदय में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से कैसे बनाए रखें। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं जो कैथ लैब में की जाती हैं, उसके बारे में जानेंगे और हमारे हृदय को किस तरह से टिक टिक करके चलाया जाए या यूं कहें दिल को सामान्य रूप से धड़कने दिया जाए, उसके बारे में जानकारी देंगे। सभी ने सुना होगा कि अगर हृदय में रक्त का प्रवाह कहीं क्लॉट हो जाए या रक्त के प्रवाह में ब्लॉकेज आ जाए तो इसका परिणाम हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। इस तरह से दिल से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियों के बारे में और हमारे दिल को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में जानकारी आज हमें मिलेगी। और आज ये सारी जानकारी हमें देंगे देश और विदेश के जाने माने विशेषज्ञ हृदय रोग डॉक्टर हमद मोमीन। डॉक्टर हमद मोमीन हमारे साथ भिवंडी मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हमद, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। हमद, जैसे हमें बताया गया है कि हृदय में रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ प्रक्रिया किए जाएंगी आज कैथ लैब में। उन सब प्रक्रियाओं को हम देखने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे आपके बारे में। आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली और कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने की प्रेरणा कैसे मिली? जी, एक्चुअली मेरे फादर जो हैं ही इज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर। मेरे अंकल भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं एंड बचपन से ही मैं उनको ही देख के बड़ा हुआ हूँ। तो जो मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा है मेरी फैमिली से ही मिली है। और रिगार्डिंग कार्डियोलॉजी, सो जब अंडर ग्रेजुएशन डेज में द थिंग्स विच एक्साइटेड मी वाज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो वहीं से फिर एक मेडिसिन की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे इमरजेंसी केसेस बहुत पसंद। तो उसमें स्पेशली कार्डियोलॉजी जो फील्ड है उसमें वी डील विथ इमरजेंसी केसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर इमरजेंसी केसेस। तो यूजी डेज से ही मुझे इमरजेंसी फील्ड में इंटरेस्ट और वहीं से मुझे कार्डियोलॉजी। डॉक्टर हमद, हम और जानकारी चाहते हैं आपके पास से कि आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्योंकि आपको इमरजेंसी केसेस में दिलचस्पी है तो कोई एक ऐसा मेमोरेबल केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, मैं 2009 से प्रैक्टिस में हूँ एंड कार्डियोलॉजी में मैं 2016 से हूँ। एंड ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो मेमोरेबल रह जाते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी फील्ड है। अभी रिसेंटली ही एक केस हुआ था, हम ओपीडी कर रहे थे एंड कैमरे में मैंने देखा कि यहाँ पे एक पेशेंट बैठे बैठे क्रैश हो गया। पेशेंट की उम्र अराउंड 42 इयर्स थी, ही वाज मेल। तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, हिज हार्ट स्टॉप। सो इमरजेंसी में ही हमने उनको चेस्ट कॉम्प्रेशंस दिए, सीपीआर दिया और हम उनको आईसीयू में लेके गए। वहाँ उन्हें 3 शॉक दिए। 3 शॉक देने के बाद वो रिवाइव हुए। उसके बाद हमने ईसीजी निकाला तो उसमें हार्ट अटैक शो कर रहा था। फिर हमने उनको ब्लड थिनर्स वगैरह दिया। उसके बाद फिर हमने उनको कैथ लैब में लिया। कैथ लैब में लेके जब एंजियोग्राफी पे लिया तो एक जो नस थी वो 100% ब्लॉक थी। फिर इमरजेंसी में उनका एंजियोप्लास्टी किया और आफ्टर 3 days वी वर एबल टू डिस्चार्ज द पेशेंट। अभी इस केस को लगभग 1 महीना हुआ है एंड अभी भी वो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। ही इज डूइंग फाइन। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सो उसमें से रिसेंटली अभी जो हुआ वो मैं आपसे शेयर कर। तो अभी हम कैथ लैब में जा रहे हैं, तो आज किस तरह की प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं? एक्चुअली एक 50-year-old मेल पेशेंट है। कल वो हमारे पास एडमिट हुए हैं चेस्ट पेन के साथ। तो कल हमने उनको स्टेबलाइज किया आईसीयू में। आज उनका एंजियोग्राफी प्लान है और अगर कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो उसके बाद हम एसओएस एंजियोप्लास्टी का भी प्लान किया है हमने। तो लेट्स सी कि एंजियोग्राफी में क्या निकलता है। सो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आज हमने एक एंजियोग्राफी पोस्ट किया है। तो आज हम अभी इनका रेडियल के थ्रू, हाथ के थ्रू एंजियोग्राफी करने वाले हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। अविनाश, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी आपका एंजियोग्राफी करेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ भी तकलीफ होगी तो बताइए। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है?
डॉक्टर, आज आपको कैथ लैब में एंजियोग्राफी जैसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करते हुए देखना हमारे लिए बहुत अद्भुत था। पर सर, हम और जानकारी जानना चाहेंगे हृदय संबंधित बीमारियों के बारे में। कहा जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस अगर हो जाए तो इसे डायग्नोज कैसे किया जाए, और अगर डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए? देखिए, जो हार्ट के जो ब्लॉकेजेस डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं उस पे पहले हम डायग्नोज करते हैं। जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि चलने पे उसके छाती में दर्द होता है और जब वो रुकता है तो वो दर्द कम हो जाता है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। तो वो एक कार्डियक पेन है जो इनडायरेक्टली हमें बताता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हैं। उसके बाद नॉन इन्वेजिव टेस्ट आते हैं जैसे ईसीजी, 2D एको और ट्रेडमिल टेस्ट। उसके बाद फिर उसके अलावा जब हम इस पे श्योर हो जाते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं तो उनको फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम पेशेंट्स को एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं। एंजियोग्राफी में हम डायरेक्टली हार्ट के अंदर जाके इमेजेस लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और हमें दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोज हार्ट ब्लॉकेजेस और उस पर फिर फाइनल मैनेजमेंट डिसाइड होता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा अबाउट एंजियोग्राफी, तो इस तरह के कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हमारे दर्शक जिसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें पता लग सके कि उन्हें हृदय की बीमारी है? जो स्पेशल टेस्ट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हम ईसीजी बोलते हैं, जो कि बेसिक टेस्ट है। फिर उसके बाद हार्ट की सोनोग्राफी जिसे हम 2D एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और उसके बाद कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जिससे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता लग जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं। लेकिन ये सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, जो फाइनल कंफर्मेशन होता है वो हमेशा एंजियोग्राफी। ओके। तो क्योंकि आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया, तो आप किस तरह से निश्चय ले पाते हैं कि किस पेशेंट के लिए एंजियोग्राफी की जाए, किसके लिए एंजियोप्लास्टी और किसके लिए बाईपास सर्जरी? देखिए, एंजियोग्राफी जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हमें सिर्फ ये पता लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं, तो कितने हैं, कितने परसेंटेज पे हैं, क्रिटिकल हैं, नॉन क्रिटिकल हैं। फिर उस पर डिपेंड होता है कि हम उसे मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं कि सिर्फ दवाइयों पे पेशेंट रहेगा, कि पेशेंट को स्टेंट डालना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, या कई सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सीवियर ब्लॉकेजेस हैं, 2 से ज़्यादा नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो उनमें हम बाईपास रिकमेंड करते हैं। और अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है फिर तो कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं। तो एक और एक सवाल मेरे मन में था और दर्शक भी जानना चाहेंगे। ऐसा कहते हैं कि जिसने एंजियोग्राफी कराई है उसे एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती है, तो क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसे हम एक्सरे लेते हैं जिसमें हमें लंग्स का पता चलता है, वैसे ही एंजियोग्राफी जब हम करते हैं तो उसमें हमें हार्ट की नसों का पता चलता है, तो वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे ये मिथ ब्रेक करने के लिए। एंजियोग्राफी होने के बावजूद एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर उसमें निकल के आता है कि समझिए कि मेन जो नस होती है एलईडी, L6 या R6, जहाँ पे क्रिटिकल स्टेनोसिस है जिसमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि इसमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। फिर वो एसओएस बेसिस पे बाद में भी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। एंजियोग्राफी नॉर्मल है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, ब्लॉकेजेस क्रिटिकल नहीं है तो फिर उनको दवाइयों पे रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की जरूरत तब लगती है जब पेशेंट को हार्ट अटैक चल रहा है, जब नस 100% बंद है, तो उसको खोलना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हार्ट की मसल पूरी तरीके से डैमेज होने का खतरा रहता है, जान का भी खतरा रहता है। तो एक ही कंडीशन है, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया, एंजियोग्राफी करी, नस 100% बंद है, उसी वक्त फिर हमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है। अदरवाइज हमारे पास टाइम होता है डिसीजन लेने का, फैमिली के साथ डिस्कस करने का, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहती थी कि जिस तरह से आज हमने एंजियोग्राफी देखी कैथ लैब में, उस तरह से और कितनी अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं कैथ लैब में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एंजियोग्राफी सिर्फ हार्ट की नहीं होती, हम पैर की भी एंजियोग्राफी करते हैं, दिमाग की नसों की भी एंजियोग्राफी करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफीज होती हैं, और जहाँ के भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खोलना बोले तो एंजियोप्लास्टी, चाहे वो पैर की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पेस मेकर्स, जो कि एक हार्ट की धड़कनें जिनमें कम हो जाती हैं, तो पेस मेकर भी कैथ लैब में बिठाया जाता है। इसके अलावा वाल्व्स के इंटरवेंशंस भी कैथ लैब में होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, वो कैथ लैब में किए जाते हैं।
बिल्कुल। जैसे कि पेस मेकर्स और वाल्व इंटरवेंशन, अगर वाल्व बंद है तो उसको बलून डाल के खोला जाता है। ओके। और डॉक्टर आप कई सारे मरीजों से मिलते हैं और आम तौर पे हमारे मरीज डर जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के नाम से। तो आप उन्हें किस तरह से सुझाव देते हैं कि उन्हें सर्जरी करना ज़रूरी है या प्रोसीजर करना ज़रूरी है? देखिए, जो हमें प्रॉब्लम आती है सबसे पहली तो यही होती है कि अगर हम किसी को ये कहें भी कि उनको हार्ट की तकलीफ है तो पूरी फैमिली पैनिक हो जाती है। जी। तो जो हमें रिवील करना होता है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से रिवील करना होता है, और उसके अलावा हमें जैसे जो घर के समझदार लोग हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके की टेस्ट की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद उनका कंसेंट वगैरह लेके देन वी प्रोसीड फर्दर, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क हैं हम उन्हें एक सरल भाषा में उनको एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसके बाद फिर वी बिल्कुल, प्रोसीड। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट से डरिए नहीं, आगे बढ़िए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आगे और कुछ प्रश्न थे जो मैं जानना चाहती थी। हमारे मरीज़ आजकल लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी तकलीफ़ों में हैं। हम देख रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ बहुत बढ़ रही हैं। तो क्या ये स्ट्रेस की वजह से है, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ हैं या डायबिटीज़ पेशेंट्स बढ़ गए हैं? क्या वजह से हो रहे हैं? इन टुडेज एरा आज का जो डेटा हमें बताता है कि इंडिया में एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जो हार्ट की बीमारियां हैं वो 10 इयर्स अर्लियर हो रही हैं। द रीज़न इज कि एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके अलावा सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, एंड जो जंक फूड्स हैं, ये मेनली रीजंस हैं आजकल के हार्ट की बीमारियों के बढ़ने का। और एक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। सो डायबिटीज़ कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है। सो डायबिटीज़ इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज। हमारे टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि आपने हमें अपना मूल्य समय दिया, इतने सारे सुझाव दिए, हमारे हृदय को कैसे हमें प्रोटेक्टेड रखना है, आपने उन सभी बातों पर आपने हमें सुझाव दिए। सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर? आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज कि आपके टॉक शो में आप आए और हमसे हार्ट रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू। दर्शकों, इसी तरह से अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे शो के साथ जुड़े रहें। ट्यून इन टू टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो। हम अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, जियो सावन और यूट्यूब पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए स्पेशलिस्ट के साथ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।